में जब बुलेट ट्रेन बनी थी लोग उसे पसंद भी कर रहे थे बुलेट ट्रेन, लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा था कि इसकी वजह से बुलेट ट्रेन को बंद करने की मांग कर। इस पर सोल्यूशन इजू नाकास्टो, उन्होंने किंगफिशर को देखा और फिर दैट वाज अ सक्सेस। तो इतना सब हमने सिर्फ किंगफिशर को स्टडी किया। हम ह्यूमंस हमेशा ही नेचर को अपना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते आए हैं, जो भी चीज़ हम क्रिएट करते हैं उसे। तो आज हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं नेचर एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। हमारे साथ है मिस्टर राजेश। हेलो प्रवीण। हाय। सो इस कॉन्सेप्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा पहले इंट्रो दे दीजिए, ताकि हमारे जो ऑडियंस है उनको समझ में आ जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं आज। प्रवीण, आज बात करने वाले हैं बायोमिमिक्री के बारे में। Okay. आपने मिमिक्री शब्द तो सुना ही होगा। करेक्ट। जैसे किसी हीरो हीरोइंस को हम मिमिक करते हैं, आवाज मिमिक करते हैं या एक्टिंग में मिमिक करते हैं। करेक्ट। वैसा ही बायोलॉजिकली जो डाइवर्सिफिकेशन है फ्लोरा फोना और एनिमल्स का, उनको हम मिमिक करके आर्ट, आर्किटेक्चर और बाकी प्रोडक्ट डिजाइन के क्षेत्र में कैसे उतार सकते हैं। सो इसका सबसे इनिशियल फॉर्म ऑफ रेप्लिका हमारे डिज़ाइन फैक्टर में कब जाके हमें देखने मिला? एक्चुअली इसका रियलाइजेशन हम सबकॉन्शियसली बहुत पहले से ही कर रहे हैं और हर चीज़ हम जनरली मिमिक करते ही हैं, लेकिन अभी कॉन्शियसली हमने एफर्ट डाले हैं कि हम बायोलॉजिकली जो फ्लोरा फोना है उन्हें स्टडी करें, उनका अडॉप्टेशन स्टडी करें, उनके खुद की डिज़ाइन स्ट्रक्चर स्टडी करें। आप ये इमेजिन कीजिए प्रवीण जी कि 3.5 बिलियन ईयर्स से ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। Correct. और उनका सर्वाइवल वही हुए हैं जो फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल ऑन द अर्थ है, डार्विन का जो थ्योरी है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड दैट इज ड्यू टू द अडॉप्टेशन इन देयर ओन फिजियोलॉजी एज वेल एज देयर केमिकल कंपोजिशन, एवरीथिंग। करेक्ट। सो उसमें भी एक डिजाइन एलिमेंट है। लगभग 20 साल पहले जेनी बेनेस ने बायोमिमिक्री नाम का एक किताब पब्लिश किया। उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया है 20 साल पहले। उन्होंने ये स्टडी किया कि बायोलॉजिकल बीइंग्स आर रियली सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सो आपने एक चीज़ बताई कि हमारा जो एडेप्टेशन ऑफ ओवरऑल इवोल्यूशन भी है जो ह्यूमन बीइंग्स का या किसी भी मैमल का, दैट इज़ बेसिक सोर्स एंड दैट इज़ बेसिक इंस्पिरेशन ऑफ बायोमिमिक्री। उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हैं? एक हम सबसे छोटा जीव लेते हैं। आपने टर्माइट सुना होगा, जो हम मराठी में वाळवी बोलते हैं, आप हिंदी में शायद उसे दीमक बोलते हैं। दीमक, यस, लकड़ी में जो ये व्हाइट एंट्स हैं इंग्लिश में, टर्माइट्स। ये व्हाइट एंट्स का आपने जंगलों में जो घर देखे होंगे, जो हिली एरियाज में, वो एक हिल जैसे अपना घर बनाते हैं पूरा। यस। हाँ, उस हील को कभी आपने तोड़ के, लोग उसे सांप का होल वगैरह भी बोलते हैं, सांप का घर ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली वो एंट हिल रहता है, वो भी व्हाइट एंट हिल रहता है। उस हिल के ऊपर को आप तोड़ देंगे तो टूट जाएगा, तब भी एंट्स बाहर नहीं निकलते। आप वो व्हाइट एंट्स दिखते नहीं है। एक्चुअली व्हाइट एंट्स नीचे कोर में रहते हैं, जमीन के अंदर। जमीन के अंदर नहीं, जमीन के ऊपर ही, बेस ऑफ द शेप, या उसके बेस में रहते हैं, उस कोन के बेस में रहते हैं। लेकिन आप देखेंगे ना, जगह जगह पे कई होल्स रहते हैं उस एंट हिल पे। Correct. और इसीलिए हम सब शक करते हैं कि वहां पे स्नेक्स हैं या स्नेक रहते हैं, ऐसा करके हम खुद शक करते हैं। एक्चुअली वो वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं जो एक टर्माइट बनाती है। अभी आप सोचिए, टर्माइट हिल जो बनता है, व्हाइट एंट हिल, उसमें जगह जगह पे वेंटिलेशन शाफ्ट्स हैं। वो भी इस तरीके से डिजाइन है कि नीचे से ठंडी हवा आए और जब वो गर्म हो तो ऊपर की तरफ वो एग्जिट हो जाए टनल से, ताकि टेम्परेचर एक ऑप्टिमम मेंटेन रहे उनके क्वीन को फर्टिलाइजेशन के लिए और उनके हैबिटेशन के लिए। तो उनका एक्चुअली अगर एक एंट हिल 2, 4, 5, 10, 15 फीट तक, इवन 30 फुट तक भी ऊंचे एंट हिल्स हैं, जिनके साथ कईयों ने पिक्चर भी क्लिक किए हैं अमेजोन जंगल्स में, और अमेरिका में, अफ्रीका में भी बहुत जगह पे ऐसे हैं। तो वहाँ पर भी आखिर टर्माइट का साइज तो उतना ही है, छोटा सा, हार्डली कुछ माइक्रोज mm का है।
उसमें भी वो कोर पे ही टर्माइट्स हैं, लेकिन वो पूरा एंट हिल का हाइट डिसाइड कैसे होता है वहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से। जैसे अफ्रीका में वो जरा ज़्यादा ऊंचा होगा, कहीं जहाँ पे कम, यूरोप में शायद थोड़ा छोटे साइज के होंगे। सो ये बनाता कौन है बेसिकली? वही सारे एंट्स मिलके? हाँ, वही, उनके अंदर इतने छोटे जानवर में भी ये कम्युलेटिव इंटेलिजेंसी है कि वो सब मिलके वो पूरा एंट हिल विथ यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग मड खुद से बनाते हैं, और उसमें भी वेंटिलेशन सिस्टम, उनका जो सीवेज सिस्टम सारा उसके अंदर डिजाइन हो जाता है। सो यू मीन टू से उनमें भी एक हेड आर्किटेक्ट होता है, वो ये डिजाइन करके उनके बीच में वो ये करता है, या सबको पता है ऑलरेडी कि वो चीज़ बनानी है? प्रवीण, वो आपने ना एक फेमस वीडियो बीच में वायरल हुआ था जिसमें बर्ड्स एक हर्ड में घूम रहे हैं और एक अलग अलग पैटर्न बना रहे हैं। आपने भी आकाश में गांव साइड में ज्यादा देखा होगा कि एक साथ वो मूव करते हैं सारे बर्ड्स। हाँ, ये जब हर्ड एक साथ मूव करके पैटर्न्स बना रहा है, ये छोटे छोटे बर्ड्स है, राउंड अबाउट 3 इंच के बर्ड्स हैं। Correct. ये इतने पास और इतने सारे फास्ट घूम रहे हैं कि अगर ये एक दूसरे को कोलाइड नहीं करते, करेक्ट, ये एक दूसरे को अपने आप वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और वो बराबर उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में वो अपने पंख हिला रहे हैं, विद इन फ्रैक्शंस, कि वो 1/10 मतलब उसे कैलकुलेशन करें तो मिलियंथ ऑफ सेकेंड्स में वो कैलकुलेशन कर रहे हैं कि वो किस तरफ उनके पंख उड़ेंगे, और उनका माइंड कैलकुलेट कर रहा है कैसे जा रहे हैं। तो ये ऐसा ओशन लाइफ में भी तो देखने मिलता है, बहुत सारी छोटी छोटी फिशेस ट्रैवल करती है। एकदम सही बोला आपने, फिशेस भी ऐसे ही ट्रैवल करते हैं सी के अंदर। बहुत सारे जो छोटे फिशेस है, हर्ड्स ऑफ फिशेस, वो बराबर वैसे ही ट्रैवल करता है, एक दूसरे को अपने आप कम्युनिकेट करते हैं। सो यू मीन टू से ये जो अंदर उनके इंटेलेक्ट मौजूद है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ बायोमिमिक्री, या फिर ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है हमारे लिए? ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बायोमिमिक्री इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन with the structure of the animal or animal kingdom or plant kingdom. You can even get inspired with the intelligence which we discussed just now. Correct. Of the bio kingdom. Then we can get inspired with the structures they make. Say cocoons, जो सिल्क वर्म है, वो हम सिल्क जो भारत ने सबसे पहले चालू किया, इन्वेंट किया, वो ककून के अंदर होता है। Correct. वो खुद को ककून वो करता है। Yes. There is an architect, Nari Oxman. She guided the silkworm in an pavilion. Means she just would and shape. She gave an shape. Correct. And just guided the silkworm. Within a few hours or 1 month or say, they made entire pavilion. The silkworm itself made an entire pavilion, and silkworm also made one dome. ओके, सो ये तो इसके ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे यहाँ वेल होती है, टिंडर्स होते हैं, वो टिंडर्स को हम सिर्फ गाइड देते रहते हैं, वो अपने आप अपने हिसाब से फैलते रहते हैं। सही है। सो दिस जस्ट नॉट बिलोंग्स इन द मैमल्स और इंसेक्ट्स, वो नेचर में, पेड़ों में भी देखने मिलती है। सही है, सही है, एकदम सही बोला। अभी आप ये भी सोचिए, लेट मी कम अगेन टू नारी ऑक्समैन्स दैट क्रिएशन। नारी ऑक्समैन ने जो जियोडेसिक डोम बनाया, उस डोम को अगर हमें बनाना है तो हम किस में बनाते हैं प्रवीण? स्टील स्ट्रक्चर। हाँ, फिर आरसीसी किसको करते हैं? आरसीसी का ये सेमी स्ट्रक्चर है, दिस इज एन सेमी पेविलियन काइंड ऑफ। ओके, इट्स ओपन काइंड ऑफ। सो उसमें स्पेस फ्रेम जैसे हम स्टील के फ्रेम्स करते हैं, या तो ग्लास लगाते हैं सेमी ओपनेबल, या पॉलीयूथिलीन का एक्रेलिक या कुछ यूज करते हैं, वो मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और जो हैजार्डियस है फॉर अर्थ। करेक्ट। बट वेयर एज when she did what intelligently is, she just left silkworms there. अभी silkworm को खुद का ककून में तो जाने के बाद हम सिल्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे बॉइलिंग वाटर में डाल के वो सिल्कवर्म मर जाता है। Correct. इसमें तो सिल्कवर्म मरता भी नहीं है, आप उसको छोड़ दो, गाइड कर दो, अपने आप पूरा वो कर देगा। लगभग 1-2 महीने में वो खुद से स्ट्रक्चर तैयार होता है। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट सिल्क थ्रेड इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील थ्रेड when it comes to same tensile strength. तो जब वो पूरा वो कर देगा, आप सोचो सेमी थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट लाइट भी आएगी। Correct. और एक बड़ा डोम भी तैयार है आपको, जो कि एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। सो ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है कुल मिला के?
प्रवीण, ये लगभग 30 फुट के आसपास डाया होगा और एक 15-20 फुट का हाइट होगा। तो अंदाजन ये है, और एक सिलेंड्रिकल पेविलियन बना है, वो भी बहुत, मेरे ख्याल से 30-40 फुट के लेंथ का वो भी होगा, और उसका भी डाया बहुत बड़ा। सो दीस आर बेसिकली एक डेमो स्ट्रक्चर बनाया है उन्होंने डिस्प्ले के हिसाब से। सो बट हैबिटेबल बनाने के लिए हम नेचर से काफ़ी इंस्पिरेशन लेते हैं। सो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक हिस्ट्री में बनाई हैं जो नेचर से डायरेक्टली इंस्पायर्ड लगती हैं दिखने में? बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं प्रवीण। मिक पेरी नाम के आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ईस्ट गेट सेंटर जिम्बाब्वे में बनाया हुआ है। ये टर्माइट हिल से ही इंस्पायर्ड होके बना है जी। ये लगभग 5000 स्क्वायर मीटर में है, बड़ा स्ट्रक्चर है। इसको डबल लेयर्ड किया है, जैसे मैंने आपको बताया टर्माइट हिल में डबल लेयर होती है। पहली लेयर इंसुलेशन होता है अंदर के गर्मी के लिए हैंडल करने के लिए, और जो शाफ्ट्स होते हैं, वेंट्स होते हैं ठंडी हवा अंदर आने के लिए और गर्म हवा ऊपर चढ़ के बाहर आने के लिए। उसी तरीके से उन्होंने बिल्डिंग में डिज़ाइन किया है। एक ग्राउंड फ्लोर में उन्होंने सक्शन फैंस रखे हैं जिससे ठंडी हवा अंदर आती है, और ऊपर चढ़ के गर्म हवा ऊपर से छोड़ने के लिए वेंट रखे हैं, और वो हवा बीच बीच में स्लैब्स में भी जाती है। और डबल लेयर्ड उन्होंने वॉल की है जैसे कि सेम टर्माइट हिल में है। वो बिल्डिंग लगभग 35 से 40% कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है टू गेट कूल डाउन एंड टू एनर्जी कंजर्व करती है, क्योंकि वैक्यूम ही उसका ये कर दे रहा है और डायरेक्ट हीट भी नहीं लग रही। करेक्ट है, और वो डायरेक्ट लर्निंग है, एक बायोमिमिक्री है टर्माइट हिल का। सो ये हम जिम्बाब्वे के केस की बात कर रहे हैं। तो ऐसे और दुनिया भर में और भी एग्जांपल्स और है। इंडिया में हमने खूबसूरती को हमने रिप्लिकेट किया है, जो है कमल के शेप का जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, उससे हमने वैसे रिप्लिकेट किया है। उसी तरीके से बीजिंग ओलंपिक्स में जो स्टेडियम बना था द नेस्ट, वो चिड़िया के घोंसले से इंस्पायर्ड है कि द नेस्ट जिस हिसाब से बनाया था। एक्चुअली पॉइंट ऐसा है, द नेस्ट में जिस तरीके से स्टील स्ट्रक्चर्स यूज किए गए थे वो उतने ही मिनिमल यूज किए थे जैसे कि चिड़िया यूज करती है। मतलब हम अननेसेसरीली सॉलिड स्टेडियम नहीं बनाया था उन्होंने। चिड़िया कैसे, जहाँ ज्यादा चाहिए वहाँ ज्यादा घास या वहाँ ज्यादा स्ट्रेंथनिंग वो स्ट्रॉज लगाती है, और जहाँ कम चाहिए वहाँ कम स्ट्रेंथन करके उसके घोंसले बनाती है। Correct. उसे मालूम रहता है कि कहाँ ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए कहाँ कम। उसी टेक्नोलॉजी या उसी फिलोसफी को लेके वो स्टेडियम बना था। वैसे ही सेंट मैरी एक्स एक स्ट्रक्चर है जो कि लंदन में है, जो एक ककुन शेप में है, जो कि एक मॉस्क रहता है समुद्र के अंदर, जो बहुत सारे करंट्स को झेल पाता है ड्यू टू इट्स शेप एंड ड्यू टू द टेक्सचर आउटसाइड दैट मॉस्क। सेम टाइप ऑफ रेप्लिका कॉपी या मिमिक ऑफ दैट टेक्सचर किया है। वैसे ही एक एक्वेटिक सेंटर है बीजिंग में, जो कि एक एक्वेटिक म्यूजियम है। उसमें लेयर्स ऑफ वाटर ऐसे अंदर छोड़ा हुआ है वैक्यूम में, ताकि अंदर का टेम्परेचर रेगुलेट हो और स्ट्रक्चर भी खूबसूरत लगे। सो जो बाहर की जो वॉल्स है उसके अंदर पानी का यूज हुआ है। हाँ, करेक्ट। तो इस तरीके से हम इंस्पायर होके बहुत सारे आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स भी बना रहे हैं। वाह, दैट्स ग्रेट टू हियर। ये तो हम आर्किटेक्चरल चीज़ों की बात कर रहे हैं। सो कोई दूसरे सेक्टर में, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन सेक्टर में भी हमें इसके अच्छे एग्जांपल्स देखने मिलते हैं क्या? जी हाँ प्रवीण, प्रोडक्ट डिज़ाइन में जो आप सीड जानते हैं, बर्न सीड कहते हैं, जिन्हें काटे काटे रहते हैं, जिन्हें जानवरों पे स्टिक होके जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होते हैं। करेक्ट, मैंने गांव में देखा है ऐसे, वो काफ़ी चिपक जाते हैं बॉडी पे। बराबर है। तो जॉर्ज डी मस्ट्रेल जब एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने डॉग को घुमाते समय उन्होंने देखा कि उसके डॉग के ऊपर वो सीड्स, बर्न सीड चिपक गए थे। उससे इंस्पायर होते हुए, मतलब उसे निकालते समय उन्होंने ये इमेजिन किया कि जो चीज़ लग सकती है और वापस निकल सकती है, ऐसी चीज़ हम बनाएं तो कितने फायदे में आएगा कोई भी चीज़ बंद करने को और खोलने को। और वो चीज़ है वेलक्रो, जो हम यूज़ करते हैं अपने स्लीपर्स, सैंडल्स, बैग्स में और अपने हर जगह घर में ही। उसका कोई खास रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। बराबर है। तो ये इंस्पायर्ड है, बायोमिमिक्री है इस सीड की। उसी तरीके से पॉर्क्यूपाइन आपने जानवर सुना होगा जिसमें कांटे कांटे रहते हैं। उनके कांटों को जब ढंग से स्टडी किया तो ऐसे रहते हैं कि जब वो कांटे अंदर डाले अपने स्किन में, तो जब वो निकालने जाते हैं ना तो उनके कांटे ऐसे खुल जाते हैं।
ओके, मतलब जैसे अंदर गए तो ऐसे जाएंगे, बराबर, जब वो निकलने जाते हैं तो अंदर जाके वो spread कांटे हो से जाता है। स्प्रेड हो जाते हैं, यस, जैसे कि अपना एंकर फास्टनर स्प्रेड हो जाता है, करेक्ट करेक्ट, जो खिले के अंदर रिवर्स में डालते हैं, Yes, yes. वैसे हो जाता है। इसी चीज को यूज करते हुए डॉक्टर्स ने ऐसे स्टेपलर्स बनाए हैं जिससे आपका जो कट रहता है, ऊंड रहता है, उसमें जब हम डाल देते हैं, मतलब उसे स्टेपल करते हैं, जब छोटे ऊंड्स रहते हैं या ऑपरेशन में करने हैं, तो उनमें माइन्यूट ऐसे पॉर्क्यूपाइन के स्पाइक्स जैसे उन्होंने माइन्यूट वो माइक्रो स्पाइक्स बनाए जिससे कि वो जल्दी निकले ना। करेक्ट, तो उस हिसाब से उन्होंने वो मेडिकल में भी यूज किया है, उस चीज को हम एंकर फास्टनर करके अपने सीलिंग में भी यूज करते हैं, नेल में भी यूज किया है वो टेक्नोलॉजी। करेक्ट, तो ये प्रोडक्ट डिजाइन का एग्जांपल हुआ। करेक्ट, वैसे ही प्रवीण इस चीज को हमने ऑटोमोबाइल डिजाइन में भी यूज किया है। ओके, आपने फाइंडिंग नीमो करके मूवी देखा होगा जिसमें बॉक्स फिश रहती है, एक Correct, फिश yes, का yes, yes. कार्टून का मूवी है। करेक्ट, तो ये जो बॉक्स फिश का शेप है, उस शेप से इंस्पायर होके मर्सिडीज ने एक नई एसयूवी बनाई है जिसमें सेम उसका शेप दिया है, सेम विजन एंगल दिया है। उस शेप की वजह से मिनिमल ऑब्स्ट्रक्शन टुवर्ड्स रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द एयर होता है। Correct. उन्होंने वो अब भी रियलाइज किया जब उन्होंने बॉक्स फिश को देखा जिस तरीके से वो मूव करती है बराबर, पानी के अंदर और विदाउट रेजिस्टेंट। दूसरा, उसकी आंखों को स्टडी करके उन्होंने स्क्रीन शीट बनाई है जिसकी वजह से कि जीरो ब्लाइंड स्पॉट होता है ड्राइवर को। वो Okay. पूरी शील्ड नीचे से जाके ऊपर तक सर तक है, तो आपको पूरा ऐसा दिखता है जैसे आप खुले में ड्राइव कर रहे हो। करेक्ट, करेक्ट, दूसरा, उनके फिन्स वो बंद कर पाते हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने पीछे कैमरास लगाए हैं जिस तरीके से आंख पीछे जाते हैं फिश के, और उस कैमरा से आपको अंदर ही कार के अंदर ही रियर व्यू दिखता है। करेक्ट, और ऐसे ही अलग अलग उसके शेप फॉर्म, ऊपर जाके जो नीचे टेल आएगी, सारा फॉर्म कॉपी किया मर्सिडीज ने। जल्दी ये एसयूवी भी रिलीज होने वाली है। सो दिस इज फॉर कमर्शियल पर्पसेस? या दैट कार इज गोइंग टू बी रिलीज्ड वेरी सून। ओके, और उसी तरीके से जापान में जब बुलेट ट्रेन बनी थी, जी, तो बुलेट ट्रेन का जो मेन नाम बुलेट पड़ा ही था क्योंकि उसके जो सामने का जो टॉप रहता है, बुलेट के फ्रंट इंजन था, वो स्फेरिकल था, गोल था ऐसे। तो वो गोल होने की वजह से उसे लुक भी आ रहा था और लोग उसे पसंद भी कर रहे थे बुलेट ट्रेन को। लेकिन उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा था कि बुलेट ट्रेन जब भी किसी टनल से क्रॉस हो रही थी, और वहाँ पे वैसे भी बुलेट ट्रेन के लिए बहुत सारे टनल्स हैं जापान में, तो वो कैसे होता है, टनल के अंदर जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर या एयर होता है वो अलग होता है, जबकि बाहर अलग होता है। Correct. तो एक मीडियम ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर से दूसरे मीडियम में जब जाती है और वहाँ से बाहर निकलती थी, तो एक बहुत ही हाउलिंग आवाज़ बनाती थी। ओके, बहुत ही बड़ा सोनिक आवाज आता था जो कि 4 किलोमीटर तक वो आवाज बनाता था बराबर, विदाउट विजिल। इसकी वजह से रेसिडेंट्स बहुत परेशान थे और वो बुलेट ट्रेन को बंद करने की मांग कर रहे थे। इस पर सोल्यूशन बुलेट ट्रेन के जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे इजू नाकास्टो, वो एक बर्ड वॉचर थे। तो बर्ड को स्टडी करते हुए एक दिन जंगल में जब उन्होंने किंगफिशर को देखा कि जैसे वो डाइव करता है पानी के अंदर, अगर वो पानी के अंदर डाइव करते हुए वाटर के अंदर हम पत्थर फेंकते तो क्या होता है, स्प्लैश होता है। तो स्प्लैश उड़ा नहीं सकता था किंगफिशर, क्योंकि अगर स्प्लैश उड़ता तो मच्छी उसे दिखती नहीं, मछली अंदर, और मछली भाग जाती, डिस्टर्ब होता है। बिना स्प्लैश के वो अंदर तक जाके फिश पकड़ के बाहर आता है किंगफिशर। जब उन्होंने वो देखा, वो जो फॉर्म ऑफ इट्स बीक है और जो वो फॉर्म बनाता है जब वो अंदर जाता है डाइव करते समय, उस फॉर्म को कॉपी किया। इंस्टेड ऑफ फ्रंट बीइंग ऑफ बुलेट शेप गोल, उन्होंने किंगफिशर के बीक जैसा बनाया, और फिर दैट वाज अ सक्सेस। वो आवाज ट्रिमेंडसली कम हुआ, 15% से जो एनर्जी लग रही थी ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए एयर को, वो कम हो गई, और 10% से एफिशिएंसी ऑफ स्पीड इंक्रीज हो गई उसकी वजह से। तो इतना सब हमने सिर्फ किंगफिशर को स्टडी करके किया। सो दिस ऑल लुक्स लाइक कि हमारे सामने ये सब चीज़ें पहले से ही थी, बट उसका रियलाइजेशन होने में हमें काफ़ी
समय You are लग रहा है. very right, Praveen. It is rediscovering the design which already existed. Yes, So exactly. it is like पुराने टाइम में ये डिजाइन हो चुकी थी, बिकॉज अर्थ तो कब से ये इवॉल्व था, तो हम सिर्फ अभी उसे स्टडी कर रहे हैं कॉशियसली, इसलिए से बायोमिमिक्री कह रहे हैं. सो एक आखिरी सवाल अभी ले लेते हैं. पूरा बायोमिमिक्री को अगर हम समझें कि आज की डेट में हम इतने सारी चीज़ें करते हैं, हर एक चीज़ में डिज़ाइन होता है. सो बायोमिमिक्री क्यों लेना चाहिए हमें, वाई? प्रवीण, इसीलिए कि बायोलॉजिकली अर्थ में जितने भी चीज़ हैं जिनसे हम सीख रहे हैं, मिमिक्री यानी कि सीख रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं, वो सारे इतने सालों से सस्टेन कर पाए हैं ड्यू टू इट्स फॉर्म एंड अडॉप्टेशन. तो जैसा मैं अभी इसमें भी 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड इज एन बाई प्रोडक्ट फॉर एवरी इंडस्ट्री, स्पेशली सीमेंट इंडस्ट्री. बट बायो मिमिक्री में क्या होता है, कोरल्स, जो समुद्र के अंदर कोरल्स रहते हैं, जी जी, जो वो कोरल्स में कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करके और कुछ समुद्र के मिनरल्स लेके वो खुद का बॉडी स्ट्रक्चर बनाता है. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इवन प्लांट्स के लेते हैं, लीव्स, और वो फूड बनाते हैं. सो फॉर प्लांट्स बाय प्रोडक्ट इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट, इट मेक्स इट दैट प्रोडक्ट आल्सो यूजेबल. इट डज रिवर्स इंजीनियरिंग. सो सिमिलरली एक सीमेंट कंपनी ने जापान में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया और उसके साथ कुछ कार्बोनेट्स बना के जो सीमेंट बनाया, उससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सीमेंट और भी एफिशिएंट हो गया और CO2 एमिशन भी जीरो हो गया. सो इस तरीके से हम बायोमिमिक ये भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को. इसीलिए हमें बायोलॉजी सीखनी चाहिए, बिकॉज इट्स सस्टेनेबल. करेक्ट. एक आखिरी एग्जांपल ऐसे बताऊंगा. बर्ड्स हैं, उनके जो बोन्स हैं वो हमारे जैसे नहीं रहते. उनके बोन्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो एक फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, वो वेब स्ट्रक्चर है. मतलब इट इज नॉट सॉलिड कंप्लीटली, इट इज ट्री लाइक पोरस स्ट्रक्चर. जहां चाहिए वहां उन्होंने मजबूती दी है. जैसे विंग्स हल्के रखने हैं तो वो हल्के रखे, आगे जाके उनके विंग्स के जो शोल्डर बोन है, जॉइंट्स है, उन्हें डेंस करना तो वहाँ डेंस है. इसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं. यही ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं 3D प्रिंटिंग के लिए भी. जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए वहाँ मटेरियल डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, जहाँ कम चाहिए वहाँ कम जाता है. जैसे कि नेचुरली पत्ते होते हैं, उनमें आप शुरू में देखेंगे तो वो ज़्यादा स्टम बड़ा जाड़ा होता है, पत्तों में धीरे धीरे जाके पतला हो जाता है. जहाँ उन्हें स्ट्रेंथ कम चाहिए वहाँ पे वो कम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा चाहिए वहाँ ज़्यादा अपने आप रिसोर्स यूज़ हो रहा है. तो ये सब सीखने की बातें हैं. इसी तरीके से ट्री स्ट्रक्चर से हमने सीख के बहुत सारे 3D प्रिंटिंग में चीज़ें लेके आए हैं, जहाँ पे हम पॉसिबल नहीं था स्ट्रेंथन करना जिस मटेरियल को, उस मटेरियल को सही ढंग से स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं ट्री स्ट्रक्चर की वजह से. जैसे कि एडिडास ने अभी शू सोल में ट्री स्ट्रक्चर यूज़ किया है कि आप जहाँ प्रेशर आपका ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर जैसे उन्होंने ज़्यादा डिपॉजिट डेंस किया है, और जहाँ कम प्रेशर पड़ना चाहिए वहाँ कम डेंस मटेरियल दिया है, ताकि आपका फुटप्रिंट ढंग से पड़ सके और नेचुरल फुटप्रिंट हो, आपको तकलीफ ना हो. तो दिस इज द very more reason for us to use and mimic biomimicry, because that is sustainable and that is lasting long for better for mother nature. That's amazing. ये काफ़ी इंस्पायर्ड वाला थॉट हमने आज उठाया है टॉपिक, एंड इससे इंस्पिरेशन लेके डेफिनेटली हम सारे डिज़ाइनर्स को मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सब चीज़ें बायो मिमिक्री को हमारे डिज़ाइंस में हम डालें और काफ़ी उसका जितना हो सके उतना यूज़ करें. सो आई थिंक दैट गिव्स अस अ गुड एंड अ ब्राइट फ्यूचर फॉर मदर अर्थ. And with this ending, we would like to end our topic today. This is Rajesh and Praveen from Undesign signing off. Thank you.